नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी आप बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो इसी कड़ी में मैं आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ, उत्तराखंड के इतिहास में चंद्रवंशियों का शासनकाल के संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूँ, अभी जो वर्तमान समय में जो पेपर होने जा रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सोमचंद्र की हम बात करेंगे। जो सोमचंद्र का जो शासनकाल, ये कहें चंद्रवंश का जो शासनकाल रहा था, वो आपके 700 से आपके 721 ईसा पूर्व में ये क्या हुआ था, इसका उदय हुआ था। अब हम बात करेंगे कि चंद्रवंश के संस्थापक के रूप में जो अगर कहें चंद्रवंश की जो नींव रखने का जो कार्य किया था, जिन्होंने चंद्रवंश की स्थापना करी थी, वो आपके सोमचंद्र इन्हें माना जाता है। ठीक है, सोमचंद्र को माना जाता है। इन्होंने ही इस वंश की स्थापना अगर कहें तो 1700 ईसा न 700 ईसा पूर्व में इनके द्वारा की गई थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बने। तो चंद्रवंश के संस्थापक कौन थे? सोमचंद्र थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 700 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर कुछ विद्वान जो इतिहासकार रहे हैं उनका अंतर्गत भी भेदभाव रहे हैं, या कहें उनके में भी कहीं ना कहीं, उन इतिहासकारों में भी कहीं ना कहीं भेद रहे हैं। किसी का मानना कुछ था, किसी का मानना कुछ था। तो कुछ विद्वान ये चंद्रवंश की स्थापना को कहते हैं कि भैया 1025 ईसा पूर्व मानते हैं, और कुछ तो कहते हैं कि भैया 700 ईसा पूर्व हुई थी। अब देखिए, बहुत प्रसिद्ध जो इतिहासकार रहे हैं, जैसे मैं कहूँ एटकिंसन रहे, बद्रीदत्त पांडे रहे, सोमचंद्र को देखिए, एटकिंसन महोदय हो गए और बद्रीदत्त पांडे द्वारा ये कहा जाता है कि सोमचंद्र को, अगर हम सोमचंद्र को चंद्रवंश का संस्थापक ये मानते हैं, जबकि जो अन्य जो इतिहासकार रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं हर्षदेव जोशी हो गए, फेजर साहब हो गए, या यशवंत कटौज हो गए, या हेलमिंटन हो गए, या थोहर चंद्र को क्या कहते हैं, चंद्रवंश का संस्थापक मान। अब देखिए कौन मानता है चंद्रवंश के संस्थापक के रूप में सोमचंद्र को? तो ये आपके एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किन इतिहासकारों के द्वारा ये कहा गया था कि थोर चंद्र को, जो थोर चंद्र थे, उनको चंद्रवंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है। हर्षदेव जोशी हो गए, आपके फेजर साहब हो गए, और यशवंत कटौज और हेलमिंटन, ये क्या है, ये कहते हैं कि चंद्रवंश के जो संस्थापक के रूप में जिन्होंने इस वंश का उदय करा था, वो थोर चंद्र को मानते हैं। देखिए, इलाहाबाद के एक झूसी नामक स्थान का ये रहने वाला था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रवंश का वह कौन सा सम्राट था जो झूसी नामक स्थान से रहने वाला ये व्यक्ति था। अब झूसी का रहने वाला कौन था? ये जो झूसी का रहने वाला था आपका सोमचंद्र था। सोमचंद्र वहाँ स्थानीय युवक के रूप में था। कहते हैं कि कोई कहते हैं कि ये जो लखनऊ के इलाहाबाद साइड में ये रहने वाला एक, अगर मैं बात करूँ, एक ये राजा था। तो जब ये आपके बद्रीनाथ की यात्रा में आया तो उस समय यहाँ पर जो शासक थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए इनको प्रस्ताव दिया था। तो उनके कहने पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ये फिर बाद में यहाँ ही रह गए। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, जो चंद्रवंश की स्थापना की। अब झूसी चंद्रवंश की राजधानी का प्रतिष्ठान ये रहा। झूसी अगर माना जाता है कि झूसी क्या है, तो झूसी अगर चंद्रवंश की जो राजधानी की प्रतिष्ठान को माना गया, कहीं कहीं अगर हम माने तो यहीं से उसका उदय माना जाता है। अब जितने भी जो ज्योतिष रहे हैं, सोमचंद्र ज्योतिषियों के कहने पर क्या हुआ, बद्रीनाथ, जब सोमचंद्र वहाँ का जो शासक था, उन्होंने कहा भैया कि आप क्या करिए, जो ज्योतिष ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि सोमचंद्र से कहा कि आप क्या करिए, बद्रीनाथ की यात्रा पर चलिए, और ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आया। सोमचंद्र के आगमन पर जो कत्यूरी या कुमाऊं के जो नरेश थे, ब्रह्मदेव जो थे, ब्रह्मदेव थे यहाँ के। तो जब कत्यूरी सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो ये नरेश ब्रह्मदेव थे। तो यहाँ का इनका आधिपत्य, उस समय ये क्या करते थे, यहाँ का शासन व्यवस्था को ये देखते थे। और टनकपुर नेपाल के मध्य महादेव मंडी महादेव की देन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया टनकपुर नेपाल के मध्य में महादेव मंडी ये किसकी देन है, ये किसके द्वारा इसको बनाया गया था? तो ये महादेव की ये देन है कहते हैं। अब ब्रह्मदेव की अगर हम बात करें तो ब्रह्मदेव ने सोमचंद्र से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रमा का विवाह उससे कराकर वहां पर उसको दहेज दिया। और दहेज में अगर हम बात करें तो 15 बीघा जो जमीन थी ये दान में किसके द्वारा दी गई थी सोमचंद्र को? ये आपके ब्रह्मदेव द्वारा ये दी गई थी। अब ये क्यों दी गई थी? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा
शक्तिशाली शासक के रूप में, और इलाहाबाद के झूसी नामा स्थान का ये रहने वाला था। ज्योतिषी के कहने पर बद्रीनाथ आया, तो बद्रीनाथ जब आया तो यहाँ पर इससे प्रभावित कौन हुआ? कत्यूरी सम्राट जो थे ब्रह्मदेव, ये उस समय इनका अधिपति यहाँ पर था। तो जब ये इनसे प्रभावित हुए तो जब इनसे मिले तो ये बहुत ज़्यादा इनसे बहुत कहीं ना कहीं इनको अच्छे लगे या इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इन्होंने अपनी पुत्री रमा का विवाह का प्रस्ताव इनके सामने रखा। तो रमा बहुत ज़्यादा सुंदर वो स्त्री थी, और कहीं ना कहीं सोमचंद्र रमा की जो खूबसूरती से और उनके यौवन से कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध हो गए, और इसी स्थान पर रहने का इन्होंने निर्णय लिया। और दहेज के रूप में अगर कहें, ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन इनको दान दे दी। ठीक है, उसने चंपावती देवी के नाम पर बसे चंपावत को राजधानी बनाकर धीरे धीरे राज्य का विस्तार किया। देखिए, चंपावती देवी के नाम पर क्या बसा जो चंपावत था। देखिए, चंपावत की जब हम बात करें, चंपावती के नाम पर ही चंपावत राजधानी को यहाँ पर बसाया। किसके द्वारा बसाया गया? जो आपके जो सोमचंद्र ने। ठीक है, तो कालांतर में जो चंपावत का जो नामांकन हुआ आज जो हम देखते हैं, तो वो चंपावती देवी के नाम पर ही चंपावत का क्या हुआ, इसको बसा गया और यहाँ पर ये राजधानी हुई। तो धीरे धीरे राज्य का विस्तार हुआ। आपको पता है बाद में चंपावत की जो राजधानी थी वहाँ पे अल्मोड़ा को हस्तांतरण भी हुई। आप धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। तो धीरे धीरे ये राज्य का यहाँ पर विस्तार होना शुरू हुआ। और इस समय अगर संपूर्ण काली कुमाऊं की अगर बात करें तो यहाँ पर अनेक खस या नाग या दर्ण या मेद या चांड आदि ये कटुराइयों का शासन था। कटुरातियों का जो क्या था यहाँ पर शासन हुआ करता था। याद देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जिस समय चंद्रवंश के शासक के रूप में सोमचंद्र जब गद्दी में विराजमान हुए, जब इन्होंने राजधानी यहाँ पर बनाई, तो काली कुमाऊं की जब हम बात करते हैं पिथौरागढ़ से लगा हुआ, और ये अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं चंपावत का ये क्षेत्र इसके अंदर। तो इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ही जिन लोगों का शासन चलता था, जिन लोगों की यहाँ पर हुकूमतें चलती थी, उन हुकूमतों में से खस राजा थे, नाग थे, आपके दरुण थे, मेद थे, चंडाल, इन लोगों का क्या था यहाँ पर कट्टरपंथी यहाँ पर शासन यहाँ पर हुआ करता था। और ये सभी दो धड़ मल्ला धड़ और तल्ला धड़ों में विभाजित है। अगर हम देखें जैसे खस हो गए, नाग हो गए, दविण हो गए, मेद हो गए, और ये जो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था यहाँ पर चलती थी जब जिसमें ये शासन किया करते थे ये, तो यहाँ पर दो धड़ा मतलब दो भागों में ये विभाजित हुआ करते थे, दो धड़ों में विभाजित थे। तो दो धड़ों में अगर मल्ला धड़ के मुखिया के तौर पर अगर हम कहें तो मेहरा लोग यहाँ पर रहा, मेहरा यहाँ पर तल्ला धड़ में फर्तियाल लोग रहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली कुमाऊं क्षेत्र में जो दो धड़ों में जो काली कुमाऊं को जो विभाजित किया गया था, मल्ली धड़ में कौन रहते थे, तल्ली धड़ में कौन रहते थे, तो ये आपको पूछा जाता है। तो आपको ये पता है कि आजकल किस तरीके से पेपर सेट होता है, तो अपने दिमाग को हर तरीके से आपको तेज रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली कुमाऊं क्षेत्र में मल्ला धड़ में मुखिया के रूप में कौन रहते थे, तो यहाँ पर मेहरा लोग रहते थे। और साथ ही अगर हम तल्ला धड़ की बात करें तो यहाँ पर मुखिया जो थे फर्तियाल, यहाँ पर ये लोगों का क्या था, यहाँ पर ये निवास करते थे और ये लोग यहाँ पर रहा करते थे। और इन्हीं के बीच कभी ना कभी चंद्रवंश के शासकों के बीच यहाँ पर लड़ाई होती थी, और कहीं ना कहीं जो नेपाल के शासक थे तो कहीं ना कहीं उनके बीच भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें मुठभेड़ देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्तियाल और साथ ही जो फर्तियालों की बात करें या मेहराओं की बात करें तो उनको उसने मंत्री और सेनापति बनाया। किसने मंत्री और सेनापति बनाया, तो बेसिकली आपको पता है कि सोमचंद्र ने इनको मेहरा और फर्तियालों को, क्वेश्चन पूछा जाएगा मेहरा और फर्तियालों को किसने अपना सेनापति मंत्री नियुक्त किया, तो आपके सोमचंद्र ने नियुक्त किया। मेहरा लोग कोटालगढ़ या फर्तियाल लोग डुंगरी में रहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटालगढ़ में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, उस टाइम पे कौन लोग थे, वो फर्तियाल मेहरा लोग थे, और डुंगरी में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, फर्तियाल इनको कहा जाता था। राज्य में सारी राजनीति इन्हीं दो धड़ों के हाथों में यहाँ पर रहती थी। इन दोनों का ही वर्चस्व अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं चंद्रवंश में ये रहा, क्योंकि मैंने कहा कि इनको मंत्री
सेनापति बना दिया। जब आपको पूरा राजपाट में अगर शक्ति पर बैठा दिया जाएगा तो पूरी हुकूमत आपके ही अंतर्गत रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें उस समय ये थी। अब सोमचंद्र ने चंपावत का राजा बुंगा नामक एक किला बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रंगा जो पूछा बहुत दफ़े पूछा गया है, अगर आप यूकेएसएससी के या यूकेपीएससी के अगर पेपर उठा के देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। राजबुंगा नामक किला किसने द्वारा बनाया गया था? तो राजबुंगा नामक जो किला बनाया था वो सोमचंद्र ने बनाया था। चंपावत में है। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजबुंगा नामक किला किस जनपद में है, तो आपको चंपावत जनपद में है। किसके द्वारा बनाया गया? सोमचंद्र द्वारा बनाया गया। और ये किस तरीके का, इस किले का निर्माण किस तरीके से बनाया गया? तो जो ये किला था ये अंडाकार आकृति में इसको निर्मित किया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब नोट करने वाली चीज है, इसको नोट करो। नोट अगर हम बात करें तो बुंगा का स्थानीय भाषा में अगर कहे, अगर जो हम कहते हैं कि भैया राजबुंगा जब कहा जाता है तो बुंगा का मतलब क्या होता है? तो बुंगा का मतलब होता है स्थानीय भाषा में जो वहाँ के लोग कहते हैं तो किला कहा जाता है। तो राजबुंगा मतलब किला बनाएगा, ठीक है। अब चारण उपचार किले का निर्माण भी सोमचंद्र ने कराया, ठीक है। अब चारण उपचार की अगर बात करें, चारण उपचार का किला किसके द्वारा निर्मित किया गया? किसके शासन समय में बनाया? ये कत्यूरी वंश में बनाया, सोमचंद्र के समय में बनता है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बनाया गया था ये किले को, ये किले का जो निर्माण हुआ था तो उस समय सोमचंद्र द्वारा इसको बनाया गया था। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, बहुत दफ़े अगर आप अगर आपने यहाँ पर अगर राजवंश पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोमचंद्र के समय डोटी का राजा कौन था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो समय जो जयदेव मल ये था। और सोमचंद्र ने सर्वप्रथम अगर बात करें 4 किले द्वार नियुक्त किए थे। अब सोमचंद्र द्वारा कितने किले द्वारों को नियुक्त किया गया था? तो 4 नियुक्त किए थे। उसमें कौन थे? जो कार्की थे, बोरा था, तगाड़ी था और चौधरी। इन 4 लोगों को या 4 बिरादरियों को इन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया था। कौन थे? एक तो कार्की थे, बोरा थे और तगाड़ी और चौधरी को ये 4 किले द्वारों के रूप में नियुक्त है। अब ये मूलतः कहाँ के थे? अगर हम कहें कार्की, बोरा, तगाड़ी, ये मूलतः कहाँ के थे? ये नेपाल के ये निवासी माने जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें इनका जो संबंध है तो नेपाल से इनका संबंध माना जाता है। और ये किलों में रहते थे और जहाँ 4 आल कहा जाता है, जिन्हें 4 आल कहा जाता है। अब ये जो किले में रहते थे इन्हें 4 आल के रूप में कहा जाता है। 4 दिशाओं में किले की रक्षा के लिए नियुक्त, ठीक है, इनको 4 आल कहा जाता है। अब सोमचंद्र ने अपने वफादार कालू तगाड़ी की सहायता से चंपावत के स्थानीय राजा, उस समय जो खस राजा को परास्त करा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो चंपावत के स्थानीय राजा को सोमचंद्र ने किसकी सहायता से परास्त करा? तो वो कालू तगाड़ी वो था। तो उसकी सहायता से किसको पराजित किया? यहाँ पर जो स्थानीय जो रावत राजा था, रावत राजा जो खस राजा जिसे हम कह जाते हैं, तो स्थानीय रावत राजा जो था वहां पर खस राजा था, तो उसको यहाँ पर परास्त किया और चंपावत के निकट के गांव पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो किसकी सहायता से हराया? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट भी करें कि श्रृंखला कैसे लग रही। तो निरंतर इसी तरीके से आपके लिए, जैसे मैं पटवारी हो गया, आपके वीडियोज हो गया, आपके लेखपाल हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, पुलिस हो गया, तमाम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए मैं आपके लिए इसी तरीके की श्रृंखलाएँ लेते आऊँगा, मगर आप लोग इस चैनल को भी सपोर्ट करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो कहा कि जो चंपावत के जो निकट के जो गांवों पर जो अधिकार कर लिया था, किसने कर लिया था? वो बेसिकली ही सोमचंद्र ने अधिकार कर लिया था। किसके दम पे करा था? आपके जो कालू तगाड़ी के सहायता से इसने करा था, ठीक है। अब देखिए कालू तांगड़ी सोमचंद्र का सेनापति थे। तो कालू जो थे तागड़ी जो है, तो इसको देखिएगा उच्चारण में थोड़ा सा वो हो सकता है। तो कालू तागी जिसे कहा जाता है, तो उसको सोमचंद्र के सेनापति के रूप में यहाँ पर विराजमान कर दिया, जिसे हम अगर कहें तो प्रधानमंत्री के, जिसे उस समय कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के रूप में भी माना जाता है। तो रावत राजा का किला राजबुंगा से आधे मील की दूरी पर यह था और जिसे वर्तमान में कोतवाल चबूतरा कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो राजबुंगा
से जो आधा किलोमीटर की दूरी पर जो राजा रावत का जो किला था, वर्तमान समय में उसे क्या कहा जाता है? तो वर्तमान समय में ये कोतवाल चबूतरा इसे कहा जाता है। उसी के समीप पीत रौणा और पीतलू डूंगा नाम ये यहाँ पर का, देखिए उसी के समीप पितौरा व पितू गुंगा ये बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो सोमचंद ने सुना निधि चौबे को दीवान बनाया। अब देखिए सोमचंद्र ने चंपावत में किसे अपना दीवान नियुक्त किया था? सुना निधि चौबे थे, उसको इसका दीवान बनाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुना निधि चौबे को किसका दीवान नियुक्त किया गया था? सोमचंद्र का दीवान यहाँ पर नियुक्त किया था। और सिलमटिया पांडव के जो राजगुरु देवलिया पांडव और पुरोहित और मंडलिया पांडवों को कारबारी और विष्णु को कारदार ये यहाँ पर इन्होंने द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्राह्मण चौथानी कहलाए। अब इनको ब्राह्मण चौथानी कहलाया गया और चौथानी ब्राह्मणों के अंतर्गत तिवाड़ी, सिलमटिया और पांडे, बिष्ट, देवलिया पांडे लोग ये आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौथानी ब्राह्मणों के अंदर कौन कौन से आएगा? तो आपको मैंने बता दिया, पांडे आते हैं, तिवाड़ी आते हैं ये, और बिष्ट लोग ये देवलिया पांडे के लोग इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए सोमचंद्र की जब हम कहते हैं शिव का ये बड़ा उपासक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रवंश का कौन सा वो शासक था जो शिव का उपासक के रूप में, तो सोमचंद्र को माना। सोमचंद्र का एक छोटा सा मांडलिक राजा ये था। अगर हम कहें सोमचंद्र एक छोटा सा मांडलिक ये राजा हुआ करता था, जो डोटी के राजा जो जयदेव मल को कर दिया गया था। ठीक है, ये कर दिया करता था। अब देखिए ये कहता है कि एक ये मांडलिक राजा था जो डोटी के जो राजा था जो जयदेव मल को ये कर दिया करता था। अब कर दिया करता था बेशक लेकर कहें जो डोटी का जो राजा था उस टाइम में वो बहुत शक्तिशाली था। जो डोटी के राजा द्वारा जो भी कर लगाए जाते थे, चाहे हम उत्पादनों में कहें या फिर घी कर या फिर अलग अलग जो कर होते हैं, चाहे वो राज्य के कर हैं या पशुपालकों पर कर, जो भी XYZ जो राज्य के परिपूर्ति के लिए जो कर लगाए जाते हैं, तो जो जयदेव मल को ये कर दिया कौन कर दिया करता था? सोमचंद्र, जो एक छोटा सा मांडलिक ये राजा हुआ करता था। डोटी के राजा मलवंशी ये थे। अब डोटी के जो राजा थे, डोटी के राजा कौन था? अब जयदेव मल था। ये किसके वंशज थे? तो ये मलवंशी ये थे। और रैका जो राजा राई राजा कहलाया करते थे। जो रैका जो राजा थे, जो रैका राजा वे अगर मलवंशी जो थे वे तो ये रैका या जो रैका राजा थे, और या फिर कहे राय राजा इनको कहा करते थे। अब ये कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू करी थी वो चंद्रवंश के समय में शुरू कर थी, और साथ ही सोमचंद्र द्वारा इसे शुरुआती दौर में शुरू किया गया था। देखिए सोमचंद्र द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गया था? गढ़वाल या कुमाऊं में? तो कुमाऊं में किया गया था। तो याद रखिएगा कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की देन जो थी सोमचंद्र के द्वारा ही ये की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं में ऐपण कला की भी शुरुआत सोमचंद्र के समय में ये हुई थी, और सोमचंद्र ने ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की ये नियुक्ति करी। सयानों ये इनके द्वारा जो नियुक्ति करी, ग्रामों में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ये सोमचंद्र के द्वारा की गई थी। और कुमाऊं में ऐपण की जो देन है वो आपकी किसकी देन है? ये आपका अगर हम बात करें तो ये सोमचंद्र की थी। अब उसके बाद जो हम अगला जो देखेंगे वो आपके आता है आत्मचंद्र। आत्मचंद्र की जब हम बात करते हैं तो 721 से 740 तक का इसका शासनकाल रहा। सोमचंद्र के बाद जो गद्दी पे बैठा, ठीक है, आत्मचंद्र गद्दी पर बैठा। देखिए सोमचंद्र के बाद आत्मचंद्र गद्दी पर बैठा। इसने लगभग अगर कहे तो 19 सालों तक इसने क्या करा? शासन करा। उसके पश्चात ये पूर्णचंद्र गद्दी पर बैठा। उसके पश्चात आत्मचंद्र के बाद गद्दी पर कौन बैठा? पूर्णचंद्र बैठा, और इसने भी 18 वर्षों तक इसने शासन करा। सोमचंद्र के बाद गद्दी पर आत्मचंद्र बैठा जिसने 19 सालों तक शासन करा,
और उसके पश्चात जब आत्मचंद्र की जब मृत्यु हुई उसके पश्चात पूर्णचंद्र गद्दी पर बैठा। इसने 18 सालों तक यहाँ पर क्या करा था, शासन करा था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे पूर्णचंद्र की अगर बात करें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा ही शिकार का बड़ा ही शौकीन हुआ करता था और अपना समय ज़्यादातर ये जो था शिकार में ये करता था और अपना राजकाज में न लगाकर तराई भाबर में शिकार में ये चला जाता था और ये बहुत ज़्यादा खर्च करता था। ठीक है, हिरणों का शिकार, बाघ आग इत्यादि का शिकार करने के लिए तराई भाबर के जंगलों की तरफ चला जाता था। तो ये इस तरीके का राजा था और ये जो अपना राजकाज इंद्रचंद को देकर पूर्णागिरि की सेवा में चले गया। क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रवंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपना पूरा राजकाज इंद्रचंद को देकर ये किसकी सेवा के लिए चले गए थे, तो ये पूर्णागिरि की ये सेवा में ये चले गए थे। तो उसके पश्चात जो हम देखेंगे वो आपके देखेंगे तो इंद्रचंद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी आज यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक समझिए। तो जहाँ पर ये लगता है कि उच्चारण में कहीं गलती हुई होंगी तो आप ये जो PDF है तो उसको देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।